बहुत स्वागत है अनुराधा जी आपका एंड अ वेरी हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। जब आप प्रकृति में जाती हैं, जंगल में जाती हैं, वहाँ कौन से रंग देखने को मिलते हैं? मेरे ख्याल से रंग जितने हैं वो सारे प्रकृति से ही आते हैं। जी खुला आसमान, नीला रंग, पानी नीला, जंगल सारे ग्रीन, जानवरों में बहुत कलर्स हैं। हमारा नेशनल एनिमल टाइगर ऑरेंज। सो प्रकृति में तो बहुत सारे कलर्स हैं, रंग हैं। और स्पेशली इस सीज़न में जो स्प्रिंग सीज़न है, जंगल पूरा खिला हुआ रहता है। हर एक अलग अलग किस्म के फूल होते हैं। एंड मेरे ख्याल से जंगल का सबसे बेस्ट रूप जो है वो इसी तो मौसम आपको में लगता आता है। है मार्च अप्रैल एक सही महीने हैं अगर कोई सैलानी जंगल सफारी पे जाना बिल्कुल चाहे? बिल्कुल। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट एक फूल है जो मध्य प्रदेश में इस समय पूरे मध्य प्रदेश को ऑरेंज कलर में रंगा हुआ है। हम नॉर्थ में अगर आएँ तो सिल्क कॉटन है। ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं जो इस समय जंगल को एक नया रूप दे देते हैं। बिल्कुल। और जब भी हम जंगल में जाते हैं तो हमें कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अनेक रंग तो एक्सपीरियंस करने को मिलता ही है, साथ ही साथ वहाँ पे जाके जो एक पेशेंस है, जो पेशेंस सीखने को मिलती है। जब भी आप फोटोग्राफ करते हैं किसी भी टाइगर को, फॉर दैट एग्जांपल इफ वी टेक, तो उसके पीछे इतना इतना एक प्रोसेस होता है, बिकॉज हमें टाइगर के हिसाब से चलना होता है, हम अपने हिसाब से वहाँ पे नहीं चल सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जंगल का, उसके बारे में बताएं। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। कई बार पेशेंस की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइगर मेहरबान होता है और आपको वो आसानी से दिख भी जाता है। और कई बारी घंटों की वेट होती है, कई बारी दिन भी लग जाते हैं। तो जंगल का अपना रिदम है। राइट। तो आपने जैसे कहा कि जंगल के रिदम के हिसाब से चलना पड़ता है, अपने रिदम से कुछ नहीं पर मैं होता। चाहूंगा कि ये तस्वीरें आप गौर से देखें कि जहाँ पर आपने एक टाइगर को कैप्चर किया है वो प्रे है उसके साथ, लेकिन फिर वहाँ क्रोकोडाइल की एंट्री हो रही है। ये फ़ोटो जो है, ये सीरीज़ मैंने बिल्कुल कोविड के लॉकडाउन के बाद खींची थी रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। और ये बाई चांस वाला सीक्वेंस था जहाँ जंगल का रिदम मेरे फेवर में था। राइट। और बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और हमने उस आवाज़ को फॉलो किया। जी। और एक खुले मैदान में हमने देखा कि एक टाइगर ने एक जंगली सूअर को पकड़ रखा था। और सूअर अभी जिंदा था, टाइगर पूरी कोशिश कर रहा था, यंग टाइगर था। एक्सपीरियंस की कमी होती है, इन्हें टाइम लगता है सीखने में। ओके। और उसी समय आई थिंक उसी आवाज़ को सुन के पास ही एक लेक है ओके। जिसमें से एक क्रोकोडाइल निकल के आया। उसे लगा कि शायद ये शिकार मैं अपने लिए ले लूं। और ये थोड़ी बहुत उनके बीच में जद्दोजहद हुई। क्रोकोडाइल ने कोशिश की कि मैं इसके झपट लूं, टाइगर ने अपनी पूरी कोशिश की। और फाइनली ये जो सीक्वेंस मिला है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये ऐसी चीज़ें शायद रोज़मर्रा देखने को नहीं मिलती। जो लोग रेगुलरली जंगल जाते हैं शायद उन्हें भी नहीं मिलती, बट ये वंस इन अ लाइफ टाइम था। और ये अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस भी रहा मेरे लिए। ये बताइए, टाइगर जब शिकार करने जाता है क्या वो पहली अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरी, तीसरी? वेल ये तो मैं जंगल नहीं गई हूँ तो मुझे नहीं पता है। ये मैं कल आपसे पूछना चाहूंगी अनुराधा जी कि ऐसा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, टाइगर जितनी भी बार अटेम्प्ट करता है 10% ही उसे सक्सेस मिलता है। अच्छा, 10 में से 9 बार विफल? हाँ जी, तो अपसेट हो जाता होगा टाइगर तो? ऑब्वियसली। जंगल में किसी भी जानवर के लिए लाइफ आसान नहीं है, इंक्लूडिंग टाइगर जो एपेक्स प्रेडेटर है। तो बहुत कोशिशों के बाद एक बारी उसे सक्सेस मिलती है। तो कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल द अटेम्प्ट्स ओनली 10% इज सक्सेसफुल। ओके। आपके बचपन की अगर हम बात करें तो आप असम में पली बड़ी हैं। हाँ और जी। जहाँ पे हम नॉर्मल लोग पेट्स में पपीज़ खिला के बड़े होते हैं, डॉग्स के बच्चों को खिला के बड़े होते हैं, आप लेकिन बड़ी हुई हैं जैकल्स और टाइगर्स की साइटिंग देख देख के। हाँ जी। तो क्या बचपन से ही प्रकृति की तरफ रुझाव रहा है, बचपन से ही कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ से प्रेम बढ़ गया, या फिर आगे चल के आपका ट्रांजिशन हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से बचपन से ही था। क्योंकि मैंने नेचर को अपने चारों ओर देखा है। और उस टाइम अगर मैं पिछले 40 साल पहले की बात करूं, शायद वो एरिया और ज़्यादा वाइल्ड था कंपेयर टू कि आज की डेट में क्या है। तो मैंने रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलते फिरते जंगली जानवर देखे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इंटरेस्ट या अट्रैक्शन बिल्डअप हो गया था, जो कि शायद लेटर ऑन इन लाइफ मुझे रियलाइज़ करने में शायद थोड़ा टाइम लगा, बट
वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोगों का इंटरेक्शन इतना नहीं है वाइल्ड लाइफ से। एक जो डर भी होता है ना, वो डर ही आपका बचपन में निकल गया। तो कहीं ना कहीं अगर डर निकल गया तो प्यार आ गया वाइल्ड लाइफ की तरफ। डर मेरे ख्याल से वैसे भी नहीं था, हमने हमेशा सेफ डिस्टेंस से देखा है जो भी देखा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है या आप घूमने जाते हैं, जो भी है, वाइल्ड लाइफ की फील्ड में डर ज़रूरी है। डर से आता है रिस्पेक्ट, नहीं तो आप रेकलेस हो सकते हैं। Right. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यहाँ पे अनुजी ने कही है कि जंगल जाएं तो सभी जीव के प्रति सम्मान भाव जरूर रखें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी टॉप 5 पिक्स बताइए, कौन सी हैं जो एक कहानी बयां कर रही हैं जंगल की? वो कहते हैं ना, फेवरेट चाइल्ड नहीं होता। तो फेवरेट शायद चुनना मुश्किल है, लेकिन हाँ, कई बारी मेरी कोशिश रहती है कि मैं नॉर्मल से हटके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूं जो शायद आम लोगों को नॉर्मल वैसे ना दिखे, अट्रैक्टिव ना दिखें, लेकिन कुछ स्टोरी बयां करें। जैसे मेरी एक फेवरेट फ़ोटो है जो मैंने कॉर्बेट नेशनल पार्क में खींची थी। एक टस्कर जो मेल हाथी है, वो सनसेट हो रहा है और वो पानी के किनारे से चलता हुआ जा रहा था। उसे मैंने एक टेक्निक है मोशन ब्लर, जहाँ शेप क्लियर नहीं आता, आपको एक धुंधली सी शेप पता चलती है, उसमें लाइनें नज़र आती हैं, जो उस टाइम मुझे सिंबॉलिक लगा। और मैंने उस इमेज का उसी टाइम में एक नाम भी सोचा, वैनिशिंग जायंट्स। जो कि अगर आप रिलेट करें वाइल्ड लाइफ को, आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम्स हैं वाइल्ड लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट हैं, हैबिटेट लॉस है, बहुत कुछ है। शायद 30-40 साल पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो आज की डेट में नहीं है। तो एक धीरे धीरे संरक्षण हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भी है कि नंबर्स घटे हैं। But you think Project Tiger, amidst all this, is a very inspirational success story? Absolutely, it is one of the best success stories across the globe. जो कि प्रोजेक्ट टाइगर आज की डेट में उसका नाम वगैरह चेंज हो गया है। इट हैज़ टेकन अप अ बेटर शेप। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो उस चीज़ को आज कैरी फॉरवर्ड कर रही है, वो एक पुरानी लेगेसी थी, आज उसका एक नया रूप है, नया शेप इसी है। क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और 2026 में भारत तो मेज़बानी करेगा ग्लोबल समिट की। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक तो उन्हीं का विजन है, ये शुरू भी उन्होंने किया, एंड जाहिर है कि फर्स्ट समिट भी इंडिया में ही हो। और अगर हम देखें, वैसे मैं रिसर्चर नहीं हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ, बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो जंगल जाते हुए और फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह से बातें करते हुए जो मुझे मेरी समझ के अनुसार मैं अगर कहूँ, जो कंजर्वेशन की फील्ड में बिग कैट्स हो, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट लायन है, इवन प्रोजेक्ट एलिफेंट, इतना सक्सेस ग्लोबली कहीं और नहीं है किसी भी कंजर्वेशन को लेके। सो ये जो मोदी जी का विजन है, जहाँ वो सारे बिग कैट्स जो ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, प्यूमा, इन सब के कंजर्वेशन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो किसी भी एक कंट्री में एक बेस्ट प्रैक्टिस हो, वो उससे बाकी कंट्रीज भी बेनिफिट करें। अनुजी, अगर मान लीजिए कोई टाइगर इंडिया में है, टाइगर तो कोई बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर मानता नहीं, बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि वो निकलते निकलते नेपाल किसी और देश में चला जाए? हाँ जी, नेपाल, भूटान में पाए गए हैं, यहाँ तक कि सुंदरबन के टाइगर्स आपको बांग्लादेश में भी मिलेंगे, और वहाँ के यहाँ आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। फिर ट्रैक कैसे करते हैं? ये बहुत सालों से डेवलप हो के बहुत अभी तो एआई का भी यूज़ हो रहा है उसके अंदर। मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, जीपीएस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, आपका कैमरा ट्रैप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, और उस सबको आज की डेट में एआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है। एंड इसके थ्रू मूवमेंट, आपको हैबिटेट, आपको इंडिविजुअल्स की पहचान, एक आप तो क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, वो शायद क्रॉस बॉर्डर डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे यूपी से नेपाल चले गया टाइगर, अच्छा। इतना नहीं है, लेकिन आपको महाराष्ट्र से उड़ीसा जाता हुआ टाइगर भी मिलेगा। अच्छा। ये डेटा भी आज की डेट पे मॉनिटर किया जा रहा है। ओके
और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें, अभी आपने थोड़ी देर पहले मोशन ब्लर एक टर्म यूज़ किया था, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है फोटोग्राफी का। हाँ जी। तो इसके बारे में हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में ध्यान देना चाहिए हमें, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स फोटोग्राफी के, जो नॉर्मल लोग, अगर जो वाइल्ड लाइफ लवर है या नेचर लवर है जो पिक्चर क्लिक करना चाह रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो अपने ध्यान में रखे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स। टेक्निकल एस्पेक्ट्स, देखिए मेरा मानना है फोटोग्राफी इज़ एन आर्ट, टेक्नोलॉजी उसकी बाद में आती है। ओके। अगर आपको आर्ट की अंडरस्टैंडिंग है, आप टेक्नोलॉजी खुद ब खुद अपने हिसाब से मोल्ड कर लोगे। बहुत बारी मैंने देखा है जो लोग शुरू करते हैं वो टेक्नोलॉजी में इतना गहरा चले जाने की कोशिश करते हैं कि वो आर्ट को भूल जाते हैं। ओके। एंड फिर वो कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक एसेंस है, जो सोल है, वो नहीं रहता। सो टेक्नोलॉजी का आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप उसको एक आर्ट की तरह ट्रीट कीजिए। और एक और बात विशेष है अनुराधा मारवा जी की कि आप मेंटरशिप करते हैं बहुत से लोगों की जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आना चाहें, खासतौर पर वुमेन इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। सो इफ समबडी इज वाचिंग द प्रोग्राम राइट नाउ, शेयर सम मेंटरशिप टिप्स। ओह, देयर आर लाइक काफ़ी कुछ है बोलने को, करने को, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने शुरू किया था इस फील्ड में विमेन बहुत कम थी। आज की डेट में मुझे बहुत ज़्यादा जंगलों में जब मैं जाती हूँ बहुत लेडीज़, बहुत लड़कियाँ नज़र आती हैं जो कर रही हैं इस चीज़ को। ओरिजिनली एक मेल डोमिनेटेड फील्ड माना जाता था, आज की डेट में उतना है नहीं। और अगर कोई किसी लड़की है या लेडी है जो इंटरेस्ट रखती हैं और उनको झिझक है, तो ये मत सोचिए कि आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो आपको जंगल जाना पड़ेगा। आप अपने आसपास से भी शुरू कर सकती है, लेकिन आप शुरू तो कीजिए। जैसे बेसिक जो मैं कहूँ, बहुत लोग वाइल्ड लाइफ जानवरों को लेके बाद में शुरू करते हैं, लेकिन पहली चीज़ आपके आसपास जो आप देख सकते हैं वो है बर्ड्स, चिड़िया। आप उसी से शुरू कीजिए एंड धीरे धीरे उसे बिल्ड कीजिए। बिल्कुल। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो आपका उसमें भी बहुत गहरा योगदान रहा है। कई सारी आपने अपनी फोटोग्राफ्स के माध्यम से ही लोगों को एक मैसेज पहुंचाया है कंजर्वेशन का। तो किस प्रकार, कैसी ऐसी किस तरीके की पिक्चर्स होती हैं जो आप यूज़ करती हैं, क्या वो चीज़ें होती हैं जो पिक्चर्स में इंक्लूड करती हैं कि लोगों को ये मैसेज समझ में आ पाए? बिकॉज आज के ज़माने में ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और सिंपल तरीके से एक बहुत कॉन्वर्सेशनल वे में समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, बॉडीज़ है, जैसे WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इनके रिपोर्ट्स आते हैं, इनकी स्टडीज़ आती है। मैंने अपनी इमेजेस को इन्हें कंट्रीब्यूट किया है ताकि इनके माध्यम से जो भी साइंटिफिक स्टडी है, रिपोर्ट है, ये लोगों तक पहुँचे। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कॉर्बेट के ऊपर एक कॉफीडेबल बुक लॉन्च करी थी राइट आफ्टर कोविड। वैसे तो वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है बहुत सारे फोटोग्राफर्स का, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है पार्क के बारे में, उस जंगल के बारे में, वहाँ के कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में, उसका टेक्स्ट मैंने लिखा है और ये बुक शायद अभी 3rd एडिशन में है। जी, अनु जी, शेयर सम मोर फोटोज फ्रॉम वाइल्ड लाइफ बिकॉज फोटोज टेल देयर ओन स्टोरी। हाँ जी, बिल्कुल। इस तरह सेवरल फोटोज़ आप अपने शायद लोगों को दिखा भी सकते हैं, बहुत सारी हैं। कई बारी थोड़ा भयानक भी होता है रूप वाइल्ड लाइफ का, कई बारी बहुत प्रेम वाला रूप भी होता है, जहाँ पे एक मदर एलिफेंट को अपने बच्चे के साथ देखें या एक मदर टाइगर को अपने बच्चे के साथ देखें। और जैसे हमने हंट के बारे में बात किया तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव या भयानक रूप है वाइल्ड लाइफ का। तो ऐसे बहुत सारी है जो आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। और ऐसी कोई पिक्चर आपकी, सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग होली टुडे, तो कोई ऐसी पिक्चर जिसमें आपने क्लिक करी हो और प्रकृति के अनेक रंग दिख रहे हो इस पिक्चर में? अनेक रंग तो नहीं, लेकिन एक सीरीज़ है जो मैंने क्लिक करी है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और क्लिक करते वक्त मुझे होली का ही ध्यान आया था। अच्छा। ये सुबह सुबह सनराइज़ के टाइम पे कुछ एरियाज़ हैं जो पूरे गोल्डन हो जाते हैं। ओके। एंड उसी टाइम पे हाथियों का झुंड नदी क्रॉस करता है। नदी क्रॉस करते वक्त वो नहाते हैं, और जैसे नहाना उनका ख़त्म होता है और रिवर बैंक पे पहुंचते हैं तो वो डस्ट बात करते हैं। और ये क्योंकि गोल्डन लाइट होता है उस टाइम, तो ये ऐसा लगता है पूरा ऑरेंज कलर का गुलाल अपने ऊपर डाल रहे हो। ओके। तो दिस इज प्रोबब्ली नेचर्स होली। तो अनु जी, इतने सारे भारत में फॉरेस्ट्स हैं, टाइगर कंजर्वेशन साइट्स हैं, यू मेंशन अबाउट कॉर्बेट, रणथंभौर, वी हियर अबाउट पन्ना मध्य प्रदेश,
which one is your favorite? And tell us more about what's the difference among these. My favorite is Corbett National Park, without any doubt, because मैंने शायद इमोशनल कनेक्ट एक है उस पार्क से, उस पार्क के लोगों से, और क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे। लेकिन मैंने ट्रैवल काफ़ी सारी जगहों पे किया है, नेशनली, इंटरनेशनली, और लेकिन इंडिया के पार्क्स के बारे में बात की जाए और अगर सिर्फ टाइगर्स की बात करें तो टाइगर एक ऐसा जानवर है जो इंडिया में अलग अलग हैबिटेट्स में पाया जाता है। आपको सुंदरबन में वो सॉल्ट वाटर में रहने वाला टाइगर भी मिलेगा। अच्छा। ओके। आपको उत्तराखंड के पहाड़ों में और ये रिवर बैंक्स के टाइगर्स भी मिलेंगे जो एक खूबसूरत लैंडस्केप में रहते हैं। आपको राजस्थान में 40 डिग्रीज 50 डिग्रीज टेम्परेचर वाले जंगलों में भी टाइगर्स मिलेंगे, और अगर आप साउथ में चले जाएं तो नीलगिरी बायोस्फीयर में भी हैं टाइगर्स। तो इनका हैबिटेट बहुत वेरीड है, लैंडस्केप बहुत वेरीड है, लेकिन जानवर वही है, वो डायनामिक। ओके। और ऑल्सो अनुराधा जी, आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, आपकी मार्केटिंग में हिस्ट्री रही है, आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, एंड व्हेन यू गो टू द जंगल तो कुछ ऐसा डिफरेंस आपको, कुछ ऐसी कॉमन पॉइंट्स दिखते हैं जो कॉर्पोरेट में भी है और जो जंगल में भी है, कुछ ऐसी चीज़ें? कॉमन पॉइंट्स तो नहीं शायद, लेकिन डिफरेंस ये है यहाँ सुकून बहुत है। कॉर्पोरेट में नहीं है। There's no boss in the jungle. There's no boss in the jungle, there's only one boss. But do you think that going to jungle is something you'll recommend people should explore now that the season is there? Because जो लोग नहीं गए हैं, first timers, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, लाइफ में एटलीस्ट एक बार जाके एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। आपको पता तो चले कि इंडिया में जो नेचुरल हेरिटेज है वो कितना वेरीड है और कितना रिच है, और स्पेशली अगर आप बच्चों को ले जा सकें तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि नई जनरेशन को इनके बारे में जानना, सीखना, समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये सीखेंगे और जानेंगे तभी कंजर्वेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही है जो पॉलिसी मेकर्स बनेंगे आगे चल के। जी बिल्कुल। एंड सिंस इट्स द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कांट रेजिस्ट आस्किंग यू कि अनु जी की बचपन की यादें क्या हैं होली? वैसे तो बहुत सारी हैं, बट मैं आपको बताऊं, मेरे फादर टी इंडस्ट्री में थे, तो मेरा बचपन टी एस्टेट्स में गुजरा है। मोस्टली असम। हाँ जी। ओके। तो ट्रेडिशनल होली जो हम ऐसे नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं वैसे तो नहीं, लेकिन जो मैंने वहाँ देखा है, वहाँ असम में टी ट्राइब्स होते हैं जो होली के टाइम पे वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में निकलते हैं। एक वाइट लेडीज़ होती हैं, वाइट साड़ी विद अ रेड बॉर्डर, एंड गुलाल के साथ खेलते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वहाँ ट्रेडिशनल जो डांस होता है उनका झूमुर वो होता है, और बिकॉज इट इज़ असम, कई बार बिहू डांस भी इनकॉर्पोरेट हो ही जाता है। एंड लोगों के घर जाना, एक कलेक्टिव फील्ड में सारे इकट्ठा होते थे, जहाँ फिर आपका कास्ट, क्रीड, आपकी एज एन ऑफिशियल क्या पोजीशन है, आप क्या काम करते हैं, वो बहुत मैटर नहीं करता। तो ये एक मेरी मतलब बहुत फॉन्ड मेमोरी है, जहाँ मैंने सिर्फ एक लार्ज गैदरिंग देखी है होली के टाइम पे, और सारे मिलजुल के फेस्टिवल मनाते हैं। तो आज जाते जाते हमारे दर्शकों को जो होली मना रहे हैं उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मैसेज तो सिंपल रहेगा, कीप इट नेचुरल, एंड जैसे कल्पना जी भी कह के गई हैं, केमिकल कलर्स का इस्तेमाल ना करें, गुलाल है, फूल है, जस्ट टू कीप इट नेचुरल एज पॉसिबल। एंड हाँ, थोड़ा पानी का पोल्यूशन भी कम करें। जी चलिए, आशा करते हैं कि होली के इस त्यौहार पर हम सभी प्राकृतिक रंगों से जुड़ेंगे। आज कार्यक्रम में आके वाइल्ड लाइफ पे चर्चा करने के लिए अनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।